हेलो दोस्तों, इंडियन पॉलिटी सीरीज इसमें हम आगे बढ़ते हैं। आज हम करेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो अभी हम कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया, जिसमें हमने सारे चार्टर एक्ट्स, काउंसिल एक्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स ये सारे पढ़े हैं। अब ये लास्ट एक्ट है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा लास्ट एक्ट था जो कि पास किया गया था इंडिया के लिए, बिकॉज इसके बाद इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था और उसके बाद जितने भी लॉज पास हुए थे वो भारत की गवर्नमेंट ने ही पास किए हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया ये लास्ट लॉ था। सो हुई बात ये कि 20 फरवरी 1947 में ब्रिटिश पीएम क्लीमेंट एटली डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड एंड बाय जून 30, 1948। तो क्लीमेंट एटली ने डिक्लेयर कर दिया कि जो ब्रिटिश रूल है इंडिया में वो 1948 जून 30 ये मैक्सिमम डेट थी जब तक एंड होगा। इसके पहले ही इंडिया का जो पावर ट्रांसफ़र है वो हो जाना चाहिए। अगर ये लास्ट डेट होगी, इसके बाद ब्रिटिश का जो रूल होगा वो ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा। तो ये एक अल्टीमेटम दे दिया था। और जब ये अल्टीमेटम दिया गया तो मुस्लिम लीग जो थी, जो वो डिमांड कर रही थी कि लगातार पार्टीशन हो, अब उसे लगने लग गया कि टाइम अब बहुत कम है। तो उसने जो पार्टीशन की डिमांड्स थी उसके लिए एजिटेशन यानी बहुत सारे दूसरे रास्ते अपनाने लगे। बहुत एजिटेशन किया उन्होंने, राइट्स हुए इंडिया में, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल टॉक्स जो चल रही थी जहाँ पर पार्टीशन की बात हो रही थी वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो नहीं रही थी। और जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये डिक्लेयर किया कि इंडिया का पावर ट्रांसफ़र हो जाएगा जून 30 तक, तो फिर मुस्लिम लीग ने सोचा कि अब हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, अब हमें डायरेक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। तो उन्होंने बहुत सारे राइट्स कराना इंडिया में स्टार्ट कर दिए ताकि उनका जो पार्टीशन का सपना था वो पूरा हो सके। साथ ही जून 3, 1947 में एक माउंट बैटन प्लान भी प्रपोज किया गया एंड इट वाज प्रपोज्ड बाय लॉर्ड माउंट बैटन। और ये कौन थे? ही वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। और ये प्लान पार्टीशन के लिए हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंडिया में ऐसी सिचुएशंस ख़राब हो रही थी। तो माउंट बैटन ने एक प्लान लेके आए जो कि दोनों पार्टीज़ को दोनों पार्टीज़ के लिए एक्सेप्टेबल हो, क्योंकि अभी तक जितने भी प्लान्स आ रहे थे वो कहीं ना कहीं उनमें कोई ना कोई रुकावट हो रही थी। कोई कहीं कांग्रेस को कोई समस्या हो रही थी, कहीं मुस्लिम लीग को कोई समस्या हो रही थी। जो पार्टीशन का प्लान था, क्योंकि अब ये हो गया था कि अब पार्टीशन तो होना ही होना है, सिचुएशंस इतनी ख़राब हो चुकी थी कि अब पार्टीशन जो था वो एक इनएविटेबल थिंग हो चुका था, वो मतलब होना ही था। तो अब बस उसको सही तरीके से करने का एक प्लान बनाना था। तो माउंट बैटन प्लान आया और ये प्लान जो था वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को ही एक्सेप्टेबल था, बिकॉज मुस्लिम लीग तो चाहती ही थी पार्टीशन और कांग्रेस, अब उनके पास कोई और दूसरा रास्ता बचा नहीं था। तो उन्होंने भी मजबूरी में इसको एक्सेप्ट कर लिया। और इस प्लान को इफेक्ट देने के लिए, माउंट बैटन प्लान को इफेक्ट देने के लिए इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ये इनैक्ट किया गया। अब देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या थे। इट एंडेड ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड डिक्लेयर्ड इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट फ्रॉम अगस्त 15, 1947। और यही डेट है जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है। तो इसने क्या किया? इसने किया कि इसने ब्रिटिश रूल को पहली बात एंड कर दिया इंडिया में, और इंडिया को एक इंडिपेंडेंट और सोवरेन कंट्री डिक्लेयर कर दिया गया। इंडिपेंडेंट और सोवरेन कंट्री का मतलब ये है कि अब इंडिया में एक मतलब कोई एक्सटर्नल पावर या एक्सटर्नल नेशन इसकी सोवरेंटी नहीं होगी, बल्कि इंडिया एज अ नेशन इट विल बी इंडिपेंडेंट और वो अपने डिसीजंस खुद से ले सकता है। मतलब फाइनल डिसीजन की जो अथॉरिटी होगी वो इंडियन गवर्नमेंट के पास होगी, ना कि किसी एक्सटर्नल कंट्री के पास होगी। तो ब्रिटिश रूल यहाँ पर खत्म हो जाता है। It provided for partition of India and creation of two independent dominions of India and Pakistan with the right to secede from British Commonwealth। और ब्रिटिश कॉमनवेल्थ क्या था? ब्रिटिश कॉमनवेल्थ बेसिकली जितने भी कॉलोनीज थी ब्रिटिश की, क्योंकि ब्रिटिश ने बहुत सारी कॉलोनीज अपनी इस्टेब्लिश की थी, उनमें से इंडिया भी एक थी। तो आज के समय में ये ब्रिटिश कॉमनवेल्थ है, एक एसोसिएशन है जिसमें जो भी
पुराने समय में ब्रिटिश की कॉलोनीज थी उनका एक लूज एसोसिएशन है, लूज पॉलिटिकल एसोसिएशन है। तो ये इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट कंट्रीज मोस्ट ऑफ विच आर फॉर्मर कॉलोनीज ऑफ यूनाइटेड किंगडम। तो बात करते हैं, तो इसने क्या बताया, इसने बताया कि पार्टीशन होगा और दो डोमिनियन इंडिपेंडेंट डोमिनियंस क्रिएट होंगे। कौन 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 से? एक डोमिनियन ऑफ इंडिया होगा और दूसरा होगा डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, और दोनों के पास ही ये राइट होगा कि वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से सिसीड यानी खुद को हटा सकते हैं। तो दो डोमिनियंस क्रिएट हुए, डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, और पार्टीशन हो गया इंडिया का। देन इट abolished the office of viceroy and provided for each dominion a governor general who was to be appointed by British king on advice of dominion cabinet। तो जो वाइसरॉय का ऑफिस था वो एबॉलिश कर दिया गया। वाइसरॉय आप जानते होंगे ये एक पोस्ट थी, उस समय इंडिया का जो सेंट्रलाइज्ड पावर था वो वाइसरॉय था। आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं कि जो वाइसरॉय की पोस्ट थी वो किस एक्ट के द्वारा बनाई गई थी। और अगर आपको ये नहीं पता है तो हम मेरे मतलब चैनल में जाकर पुराने वीडियोस को देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा, और अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स पर लिख कर बता सकते हैं। तो जो वाइसरॉय की पोस्ट थी उसको एबॉलिश कर दिया गया। अब दोनों डोमिनियन के लिए, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए, एक गवर्नर जनरल उसको अपॉइंट किया गया, और उसको अपॉइंट कौन करेगा? ब्रिटिश किंग अपॉइंट करेगा, और डोमिनियन कैबिनेट की एडवाइस पे। डोमिनियन कैबिनेट मतलब इंडिया का जो कैबिनेट बनेगा, इंटरिम कैबिनेट मतलब जो टेम्प्रेरी कैबिनेट बनेगा, और पाकिस्तान का जो टेम्प्रेरी कैबिनेट बनेगा वो ब्रिटिश किंग को एडवाइस करेगा कि इनको हमारा गवर्नर जनरल बनाइए, और ब्रिटिश किंग उसके अकॉर्डिंग गवर्नर जनरल अपॉइंट करेगा। Then it empowered constituent assemblies of two dominions to frame and adopt any constitution for their respective nations, and they could repeal any act of British Parliament। तो दोनों constituent assemblies जो बनेंगी दोनों डोमिनियन के लिए, उनको ये पावर दी गई कि वो कोई भी अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन, कैसा भी कॉन्स्टिट्यूशन वो बना सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। तो खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की पावर दी गई, जो डिमांड बहुत पहले से इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान की जा रही थी कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए, जो कि डिमांड क्या थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने जो कि इंडियंस के द्वारा, जिसके मेंबर इंडियंस हो, और वही लोग इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। तो इस प्लान के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज जो होंगी उनके पास ये पावर होगी कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं और अडॉप्ट कर सकते हैं, और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास ये भी पावर होगी कि वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई भी एक्ट जो है उसको रिपील कर सकते हैं। अब तक जो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक्ट बने उनको वो रिपील कर सकते हैं। It empowered constituent assemblies of both dominions to legislate for their respective territories till new constitutions were drafted and enforced। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये भी पावर दी गई दोनों ही डोमिनियन की, इंडिया और पाकिस्तान, कि वो अपनी टेरिटरीज के लिए लॉ बना सकें, क्योंकि जब इंडिपेंडेंस हो जाएगा तो कोई ऐसी लॉ मेकिंग बॉडी तो थी नहीं, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद पहला काम क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना रहे थे उस समय कुछ लॉज भी होने ज़रूरी थे, क्योंकि उसके बाद तो इंडिपेंडेंस के बाद ब्रिटिश जो लॉज थे वो तो ख़त्म हो चुके थे, वो अब इंडिया में इन्फोर्स नहीं होंगे। तो जिस दौरान कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उस दौरान कौन लॉ बनाएगा? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही एज ए पार्लियामेंट के तौर पे काम करने की आज़ादी दी गई कि जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता तब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही दोनों डोमिनियंस की जो होगी वो अपने अपने टेरिटरीज के लिए लॉ बना सकती है। Now British Parliament Acts passed after August 1947 would not be applicable to the new dominions। तो जो अगस्त 15 1947 के बाद जो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्ट्स होंगे अब उनका इंडिया और पाकिस्तान पर कोई भी एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि बेसिकली बात ही यही थी कि अब इंडिपेंडेंट हो गए, अब उनका ब्रिटिशर्स का जो इन्फ्लुएंस था इंडिया में वो ख़त्म हो गया है। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक्ट्स यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। Abolished the office of Secretary of State for India and transferred his functions to the Secretary of State for Commonwealth Affairs। Secretary of State के ऑफिस को भी abolish कर दिया गया और उसके जो पावर्स फंक्शंस थे उसको Secretary of State for Commonwealth Affairs इस पोस्ट को ट्रांसफर कर दिया गया। It proclaimed the lapse of British paramountcy over Indian princely states and treaty relations with tribal areas from August 15 1947। तो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स पर एक ब्रिटिश पैरामाउंटेसी, इसका एक वो डॉक्ट्रिन था जिसमें
जिसके अकॉर्डिंग जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी इंडिया में उसको पैरामाउंट मानना था, मतलब उसको सर्वोपरि मानना था। तो ये जो ब्रिटिश पैरामाउंट्सी का डॉक्ट्रिन था वो लैप्स हो जाता है, मतलब इंडियन प्रिंसली स्टेट्स अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स के अधीन नहीं है, अब वो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। और जो ट्रीटी रिलेशंस भी बनाए थे ब्रिटिशर्स ने ट्राइबल एरियाज़ में, क्योंकि ब्रिटिश ने बहुत साल तक इंडिया में रूल किया था और बहुत सारे उन्होंने ट्राइबल एरियाज़ को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे ट्रीटी रिलेशंस किए थे। तो वो सारे ट्रीटी रिलेशंस लैप्स हो जाते हैं इस एक्ट के अकॉर्डिंग 15 अगस्त के बाद। और 15 अगस्त के बाद इंडिया में बहुत सारे नए लॉज बने ट्राइबल एरियाज़ के लिए। Then it provided freedom to Indian princely states to either join India, Pakistan और remain independent। ये बात थी कि इंडियन प्रिंसली स्टेट्स जो बने थे अब उनको फ्री कर दिया गया कि वो इंडिया को ज्वाइन करें या पाकिस्तान को ज्वाइन करें, या उनके पास ये भी चॉइस थी कि वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी इंडिया के लिए, क्योंकि उस समय इतने ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स, लगभग 550 के ऊपर प्रिंसली स्टेट्स थे। अब उनके पास अगर ये चॉइस है कि वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं या पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं, तो अगर आज हम इतना जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का इंडिया देख रहे हैं, अगर ये 550 प्रिंसली स्टेट्स से ज़्यादा जो थे, अगर वो चॉइस ये करते कि वो इंडिपेंडेंट रहते या पाकिस्तान को ज्वाइन कर लेते, तो आज का जो नक्शा होता वो कुछ और होता। तो यही एक बहुत बड़ी समस्या थी, ये चैलेंज था जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने काफ़ी मेहनत के बाद एक इंडिया को पॉलिटिकल यूनिटी प्रोवाइड की, क्योंकि उन प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के साथ जोड़ कर रखना ये बहुत बड़ा चैलेंज था। और इसको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि वो सारे प्रिंसली स्टेट्स फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते हैं इंडिया के साथ, ताकि वो इंडिया के डोमिनियन के अंदर रहते हैं। प्रोवाइडेड फॉर द गवर्नेंस ऑफ ईच ऑफ द डोमिनियंस एंड प्रोविंसेस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 टिल द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता तब तक ये बोला गया कि जितने भी डोमिनियंस बने इंडिया और पाकिस्तान के और प्रोविंसेस जो हैं उनके अंदर, वो सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग ही चलेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। उसके बाद आप अपना देख लीजिएगा। इट डिप्राइव ब्रिटिश मोनार्क ऑफ हिज राइट टू वीटो बिल्स और आस्क फॉर रिजर्वेशन ऑफ सर्टेन बिल्स फॉर हिज अप्रूवल। तो ब्रिटिश मोनार्क के पास ये पहले पावर थी कि वो किसी भी बिल को वीटो कर सकता था और किसी भी बिल को अपने अप्रूवल के लिए रिजर्व कर सकता था। अब इस एक्ट के अकॉर्डिंग अब ब्रिटिश मोनार्क के पास ये पावर नहीं रह जाएगी, लेकिन ये जो गवर्नर जनरल बनेंगे अभी, उनके पास ये पावर अभी भी रिजर्व रहेगी। डेजिग्नेटेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड प्रोविंशियल गवर्नर्स एज कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉमिनल हेड्स ऑफ स्टेट। तो जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अभी बनेंगे और प्रोविंशियल गवर्नर्स जो होंगे, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल, जो स्टेट्स थे उनके कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के तौर पर इसने डिजिग्नेट किया इस एक्ट में। नॉमिनल हेड का मतलब जैसे आज के समय में नॉमिनल हेड कौन है? प्रेसिडेंट है सेंट्रल में, और नॉमिनल हेड है स्टेट्स में गवर्नर। नॉमिनल हेड का मतलब है कि वो मतलब उनके पास कोई बहुत ज़्यादा पावर्स नहीं है, दे हैव टू एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, दे हैड टू एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ रिस्पेक्टिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन ऑल मैटर्स। वो सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल हेड थे। ड्रॉप द टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया फ्रॉम रॉयल टाइटल्स ऑफ किंग ऑफ इंग्लैंड। तो अब जब इंडिया के एम्परर रहे नहीं, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो अब इंडिया छोड़ के जा रहे हैं ना, अब इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट हो चुका है, तो एम्परर ऑफ इंडिया की तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, तो किंग ऑफ इंग्लैंड को ये टाइटल अपना ड्रॉप करना पड़ा। डिसकंटिन्यूड द अपॉइंटमेंट टू सिविल सर्विसेज एंड रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो था वो सिविल सर्विसेज का अपॉइंटमेंट करता था और बहुत सारे पोस्ट में रिजर्वेशन वो कर सकता था। ये जो पॉलिसी थी वो डिसकंटिन्यू हो गई, लेकिन ये था कि जो पहले से सिविल सर्विसेज में अपॉइंटेड थे मेंबर्स, उनको जो भी बेनिफिट्स पहले से मिल रहे थे, ऐसा नहीं था कि 15 अगस्त के बाद वो बेनिफिट्स खत्म हो जाएंगे, वो कंटिन्यू रहेंगे। ओके, तो अब ये इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें थी इस एक्ट के बारे में। फिर हुआ क्या? एट द स्ट्रोक ऑफ मिड नाइट ऑफ 15 अगस्त 1947 ब्रिटिश रूल एंडेड। तो 15 अगस्त जैसे ही रात को 12 बजे 1947 में ब्रिटिश रूल ख़त्म होता है और पावर्स जो होती हैं वो टू न्यू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस ऑफ इंडिया और पाकिस्तान, उनको ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। ब्रिटिश रूल यहीं से ख़त्म हो जाता है
लॉर्ड माउंटबेटन जो होते हैं वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाते हैं, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनती है वही पहली पार्लियामेंट भी बन जाती है इंडिया की। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस एक्ट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको इस वीडियो के नोट्स भी डाउनलोड करने हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, यू कैन ऑल्सो डाउनलोड दैट इन दिस वेबसाइट। इस वेबसाइट पे विजिट करें और डाउनलोड कर सकते हैं इस नोट्स को www.dhammaofupsc.com। ये पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। और इस वेबसाइट में आप बहुत सारे नोट्स भी रीड कर सकते हैं और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन ये जो मैंने कोर्स किया है ये कंप्लीट इंडियन पॉलिटी सीरीज चल रही है यूपीएससी और स्टेट पीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए, उसके अकॉर्डिंग है, उसी का एक पार्ट है। तो अगर आप सारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में विजिट करिए, वहाँ पर आप इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज़ है उसको पूरा देखिए, आपकी पॉलिटी पूरी अच्छी तरीके से ऐसे कवर हो जाएगी। ये प्रीलिम्स और मीन्स दोनों का ही कवरेज होगा इसमें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप में। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आप चैनल को आसानी से ढूंढ सके, वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। यू कैन ऑल्सो सपोर्ट अस, अगर आपको हमारा वर्क अच्छा लग रहा है, UPSC-Dhamma@UPI, UPSC-Dhamma@Kotak। आप हमें कुछ भी डोनेट कर सकते हैं, कोई भी नॉमिनल पेमेंट इन्हीं 2 प्लेटफॉर्म में। अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा है फ्री में, अगर हम आपको ये लग रहा है कि हम आपको एक बेहतर क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं, तो ज़रूर आप हमें डोनेट कर सकते हैं। जॉइन टेलीग्राम चैनल धम्मा ऑफ यूपीएससी है, ये इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो दिस वाज इट फॉर द वीडियो, विल मीट नेक्स्ट टाइम।